दोस्तों इमेजिन करो मुंबई की वह चमकती रात जहां सपने बॉलीवुड के जैसे चमकते हैं, लेकिन अंधेरे में छुपा होता है एक ऐसा राज जो दिल को ठंडा कर दे। 7 मई 2008 की सुबह मलाड के एक पॉश अपार्टमेंट में एक लड़का जो हैंडसम एम्बिशियस टीवी इंडस्ट्री का राइजिंग स्टार अपने दोस्त की मदद करने आया था उसके फ्लैट पर। उसने सोचा होगा बस एक सिंपल शिफ्टिंग, थोड़ी हंसी मजाक और फिर घर लौट जाऊंगा। लेकिन वह सुबह उसके लिए आखिरी सुबह बन गई। डोरबेल बजा, दरवाजा खुला और अंदर से निकली एक ऐसी गर्मी जो खून में उबाल लाए। जेलसी की आग। एक नेवी ऑफिसर अपने फियांसे के फ्लैट पहुंचा और उसने देखा कि एक आदमी उसके जान के साथ है और उसके बेडरूम में उसके साथ सोया हुआ है। फिर जो हुआ उसके बाद वह सिर्फ मर्डर नहीं बल्कि एक नाइटमेयर था। बॉडी को टुकड़ों में काटना, बैग्स में भरना और फिर जंगल में जलाना। ये कहानी है नीरज ग्रोवर की, एक लड़का जो सपना देख रहा था लेकिन प्यार के नाम पर खो गया। ये सिर्फ क्राइम नहीं, ये है लव, लस्ट और धोखे की वो ट्विस्टेड स्टोरी जो आज मुंबई के कॉरिडोर्स में गूंजती है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टोरीज विद देवेश। तो आज हम जानेंगे नीरज ग्रोवर की पूरी मर्डर मिस्ट्री की कैसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग में उसकी जान चली है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम हमेशा लाते हैं ऐसे ही मजेदार कहानियां आपके लिए विद अनटोल्ड ट्विस्ट। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो तैयार हो, चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी को ट्विस्ट के साथ। बात शुरू हुई एक छोटे से शहर से, किशनी, उत्तर प्रदेश। 23 फरवरी 1982 को नीरज ग्रोवर का जन्म होता है। वह लड़का जो बचपन से ही क्रिएटिव था, स्टोरीज बनाना उसका पैशन था। फैमिली में वो अकेला बेटा था। पापा अमरनाथ ग्रोवर एक बिजनेसमैन थे, मां नीलम घर संभालती थी। नीरज ने मास कम्युनिकेशन में डिग्री ली थी और सपना था मुंबई पहुंचने का। बॉलीवुड और टीवी का वो ग्लिटरिंग वर्ल्ड जहां जाने का सपना हर कोई एक बार जरूर देखता है। 2006 में वो मुंबई आ गया और जल्द ही एक एड लैब्स में क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव बन गया। आपको याद है वो शो क्या पांचवी पास से तेज हो, जिसे शाहरुख खान ने होस्ट किया था? हाँ, उस शो के पीछे नीरज का ही बैंक था। 26 साल का यह लड़का स्मार्ट, चार्मिंग, हमेशा हंसमुख, दोस्त बनाने में उस्ताद। उसके फ्रेंड्स उसे गिन्नी कहते थे क्योंकि गिन्नी उसका निकनेम था। ऑफिस में वो ऑडिशंस हैंडल करता, न्यू टैलेंट्स को स्पॉट करता। जिंदगी परफेक्ट लग रही थी, गुड जॉब, फन फ्रेंड्स और थोड़ा सा फ्लर्ट विद द एस्पायरिंग एक्ट्रेसेस। लेकिन यह सब में एक ट्विस्ट था, प्यार का चक्कर जो उसकी जिंदगी खत्म करने वाला था। नीरज का नेचर था आउटगोइंग, हेल्पफुल। वह जानता था कि मुंबई में स्ट्रगल कैसे होता है न्यू कमर्स के लिए। इसी दौरान उसकी जिंदगी में आई मारिया सुसाईराज, एक कन्नड़ एक्ट्रेस जो साउथ इंडियन फिल्म्स में छोटी मोटी रोल्स कर चुकी थी और अब मुंबई शिफ्ट होने का प्लान बना रही थी टीवी के लिए। मार्च 2008 में एक ऑडिशन के टाइम पहली बार दोनों की मुलाकात होती है। मारिया को नीरज ने इम्प्रेस किया और बोला, मैं हेल्प करूंगा, ऑडिशन फिक्स कर दूंगा। फिर इन दोनों में दोस्ती शुरू हुई। अब दोनों के बीच कॉल्स, मैसेजेस और कॉफी मीट शुरू हो गई। मारिया ने बताया अपने फियांसे इमिली जेरोम मैथ्यू के बारे में, एक नेवी लेफ्टिनेंट ऑफिसर जो कोची में पोस्टेड था। थोड़ा पॉजिटिव था मारिया को लेके, लेकिन इन दोनों की शादी भी फिक्स थी जो 2 महीने बाद होने वाली थी। नीरज को यह सब पता था, लेकिन वो हेल्पफुल फ्रेंड बन रहा था। मारिया अपने दोस्तों से कहती थी, नीरज को क्रश है मेरे पर, लेकिन मैं उससे दूर रहती हूँ। तो उसके फ्रेंड्स भी बोलते थे, क्या सच में? ये तो टाइम बताएगा। नीरज के फ्रेंड्स को लगता था शायद यह वन साइडेड है, जो भी है, लेकिन नीरज एंजॉय कर रहा था ये टेंशन। लेकिन उसे शायद ये पता नहीं था कि ये दोस्ती उसके लिए डेडली बन जाएगी। अब बात मारिया मोनिका सुसैराज की। बॉर्न इन कर्नाटका, यह लड़की थी टिपिकल स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस। स्मॉल रोल्स कर चुकी थी इन कन्नड़ फिल्म्स, अब बॉलीवुड का सपना देख रही थी। 2008 में वह मुंबई आई, रेंटेड फ्लैट लिया मलाड के धीरज सॉलिटेयर में। यह बिल्डिंग पॉश था, सिक्योरिटी टाइट, लेकिन अंडर के ड्रामे से कोई नहीं बच पाया। मारिया का लुक था ग्लैमरस, लॉन्ग हेयर, शार्प फीचर्स, वो कॉन्फिडेंट स्माइल जो ऑडिशंस में काम आती, लेकिन अंदर से एम्बिशन की आग जो किसी भी हद तक जा सकती थी। उसने नीरज को कांटेक्ट किया ऑडिशंस के लिए और जल्द ही वह दोनों क्लोज हो गए। मारिया कहती थी अपने फ्रेंड से, नीरज मेरा मेंटोर है, वह इंडस्ट्री जानता है, बट लोगों के विस्पर्स थे कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहे थे ये दोनों। अब मारिया का जो फियांसे था एमिली जेरोम मैथ्यू, जो 28 साल का एक नेवी ऑफिसर, हैंडसम, डिसिप्लिन, लेकिन जेलसी का शिकार, कोची में पोस्टेड था। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रही थी दोनों के बीच। दोनों एंगेज थे, शादी का प्लान था जुलाई में। मैथ्यू पॉजिटिव था, हर कॉल पे पूछता ये कौन सा लड़का था बैकग्राउंड में। फिर मारिया ने मैथ्यू को नीरज के बारे में बताया, वह सिर्फ फ्रेंड है, क्रश करता है मुझ पे, लेकिन मैं लॉयल हूँ तुम्हारे लिए, डोंट वरी, कुछ ऐसा वैसा मत सोचो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ।
मैथ्यू को यह पसंद नहीं है लेकिन ट्रस्ट किया टेम्पोरली। मारिया का फ्लैट शिफ्टिंग था मई में और उसने नीरज को बुलाया मदद के लिए। यह डिसीजन बदल देने वाला था सबकी जिंदगी। मारिया के फ्रेंड्स कहते हैं वो एम्बिशियस थी लेकिन थोड़ा मैनिपुलेटिंग भी। यह वो लड़की थी जो सपने पूरे करने के चक्कर में कुछ भी कर सकती थी। और मारिया का मुंबई में कोई नहीं था जो उसके एम्बिशंस को पूरा कर सके, सिर्फ नीरज ही था जो उसकी मदद करता था हर ऑडिशन में, ताकि वो एक अच्छी एक्ट्रेस बन जाए इंडस्ट्री में। मारिया का बॉयफ्रेंड इमिली जेरोम मैथ्यू इंडियन नेवी का लेफ्टिनेंट, डिसिप्लिन लाइफ लड़का, लेकिन प्यार में थोड़ा भी बहुत ही ज्यादा पोसेसिव था। वह मारिया से मिला एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू एक फंक्शन में, और जहां दोनों की पहचान हुई, बातें हुई, और मैथ्यू ने मारिया को प्रपोज कर दिया शादी के लिए। और जल्द ही दोनों एंगेज्ड हो गए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रही थी, थोड़ा मुश्किल भी था, डेली बातें होती कॉल्स पे, ये लोग प्लान्स करते अपने फ्यूचर की। लेकिन मई 2008 तक डाउट शुरू हो गया मारिया के मुंबई शिफ्ट पे। मैथ्यू को लगता था कुछ गलत है। 6 मई की रात जब उसने कॉल किया मारिया को तो बैकग्राउंड में से उसने मेल आवाज सुना, नीरज का। मारिया ने कहा बस शिफ्टिंग में हेल्प कर रहा है, रात में नहीं रुकेगा। मैथ्यू का खून खौल गया और उसने बोला मत रुकने दे। फिर मैथ्यू ने फ्लाइट बुक की कोची से मुंबई तुरंत, क्योंकि उसे शक था कि कुछ तो गलत था इन दोनों के बीच में। और सुबह 7:30 बजे पहुंच गया मारिया के फ्लाइट पर, उसे बिना बताए। ये वो मोमेंट था जब सब बदल गया। मैथ्यू का नेचर शांत बाहर से, लेकिन उस मोमेंट को देखकर उसके अंदर आग जल रही थी। वह मारिया के प्यार में अंधा था और वह सोच रहा था कि मारिया उसे चीट कर रही है। फिर जो हुआ वह स्पर ऑफ द मोमेंट था। उसने चाकू उठाया किचन से, और बाकी आगे बताता हूँ स्टोरी में। चलो अब टाइमलाइन में चले। 6 मई 2008 को शाम के 10 बजे नीरज अपने ऑफिस से निकलकर मारिया के फ्लैट पहुंचा, धीरज सॉलिटेयर में, क्योंकि मारिया ने उसे बुलाया था हाउस शिफ्टिंग में हेल्प करने के लिए। अब वह दोनों पैक्ड बॉक्सेस खोल रहे थे और सारे सामान को अरेंज कर रहे थे। इसी बीच उन्हें भूख लगती है तो पिज्जा ऑर्डर किया गया। फिर पिज्जा आता है, वो लोग पिज्जा खाते हैं, फिर थोड़ी सी वाइन पी और हंसी मजाक करने लगे एक दूसरे से। मारिया ने बताया कल सुबह मलाड में कुछ काम है, तू यहीं रुक जा रात को। नीरज भी मान गया, इनोसेंट दोस्ताना गेस्टर के लिए। अब रात हो गई तो दोनों सो गए अलग अलग रूम्स में, लेकिन 11 बजे रात को मैथ्यू का कॉल आया मारिया के फोन पर। बैटरी लो थी मारिया की, तो उसने नीरज को चार्जर पास करने के लिए बोला, तो फिर नीरज ने बोला उधर ही तो पड़ा है, ले ले। मैथ्यू ने सुना मेल वॉइस, तो उसने पूछा कौन है ये। मारिया ने एक्सप्लेन किया, लेकिन मैथ्यू का गुस्सा बढ़ गया। उसने सोचा ये तो गलत है, ये लगता है इन दोनों के बीच में अफेयर है। तो फिर उसने फोन कट किया और उसने तुरंत फ्लाइट ली। 7 में सुबह मुंबई लैंड किया और पहुंच गया फ्लाइट पर। सुबह 7:30 बजे उसने डोरबेल बजाई। मारिया ने गेट खोला और वो शॉक्ड हो गई। मैथ्यू अंदर घुस आया और उसने बेडरूम में देखा कि नीरज सोया हुआ है और वो शर्टलेस था। इतने में ही मैथ्यू का गुस्सा 7वें आसमान पर, और उसके बाद उसकी आर्गुमेंट मारिया के साथ शुरू। तूने तो कहा था कि वह नहीं रुकेगा। मारिया उसको समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतने में ही मैथ्यू का कंट्रोल छूट गया। वह किचन गया और किचन से चाकू उठाकर लाया, एक सिंपल 9 इंच का किचन चाकू, और मल्टीपल स्टेप्स मारे नीरज के चेस्ट और पेट में। नीरज की चीखें निकल गई और खून की धारा रूम में बहने लगी। नीरज मर गया स्पॉट पे, जिसकी उम्र मात्र अभी 26 साल ही थी। ये था वो मोमेंट जब हुआ लव ट्रायंगल का ब्लडी एंड। मारिया शॉक्ड हो गई, लेकिन मैथ्यू जब हीट ऑफ द मोमेंट से बाहर निकला तो उसने देखा यह क्या हो गया उससे। अब क्या होगा, वह डर गया। अब क्या करेंगे, उसने मारिया से कहा। मारिया भी शॉक्ड थी और उसने बोला सबसे पहले ये तो एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ये पार्ट सबसे डिस्टर्बिंग है दोस्तों। मर्डर के तुरंत बाद मैथ्यू और मारिया ने सोचा बॉडी को छुपाना है। मारिया ने 11 बजे सुबह नियर बाई मॉल जाके शॉपिंग की। 2 बड़े बैग्स, एयर फ्रेशनर्स, न्यू कर्टेन्स, बेडशीट और एक नया नाइफ लेकर आई, यह सब मैथ्यू के इंस्ट्रक्शन पे। फिर ये दोनों वापस फ्लैट पर आए, बेडरूम लॉक किया और शुरू किया हॉरिफिक टास्क। पहले तो नीरज के बॉडी को ऑलमोस्ट 20 से 30 टुकड़ों में काटा चाकू से, बैग्स में भरा, फिर जिप लॉक किए। फिर एविडेंस क्लीन अप करने के लिए बेडशीट्स चेंज किए, वॉल्स रिपेंट किए, ब्लड स्टेन जो थे दीवार पे उनको छुपाने के लिए उनको पेंट किया। फिर फर्नीचर शिफ्ट किए। बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड रामचंद्र यादव ने 7 मई 2008 को दोपहर 4:30 बजे के आसपास धीरज सॉलिट्यूड के बेसमेंट पार्किंग में मारिया और एक लड़का जो उसका बॉयफ्रेंड था मैथ्यू को देखा, जिनके हाथ में 2 बड़े बड़े साइज के ब्लैक ट्रैवल बैग थे, जिप वाले ट्रॉली टैग। एक हुंडई सेंट्रो कार की डिक्की में वो लोग बैग डाल रहे थे। बैग्स काफी भारी लग रहे थे क्योंकि बड़े मुश्किल से वो लोग उस बैग को उठा पा रहे थे। लास्ट से कोई भी स्मेल नहीं आ रहा था क्योंकि मारिया ने उसमें एयर फ्रेशनेस डाला था। मारिया ने गार्ड को स्माइल दिया और कैजुअली बोली शॉपिंग का सामान है, बहुत हेवी हो गया। फिर गार्ड ने भी कुछ शक नहीं किया क्योंकि मारिया रेगुलर रेसिडेंट थी, पहले भी शॉपिंग करती दिखी थी।
दोपहर का टाइम था, सब नॉर्मल लग रहा था। ये जो हुंडई सेंट्रो कार थी उसे मारिया ने अपने एक नेबर किरण श्रेयस से बोरो की थी। फिर ये दोनों निकल गए ड्राइव करते हुए मानोर की तरफ, पालघर डिस्ट्रिक्ट के। रास्ते में इन्होंने 2 पेट्रोल बोतल्स खरीदी। अब ये लोग पहुंच गए अमगांव विलेज के जंगल में। वहां पहुंचकर इन्होंने बैग्स निकाले, उस पर पेट्रोल डाला और मैच बॉक्स से आग लगा दी। बॉडी जलने लगी, धुआं उठा। फिर 9:30 बजे रात तक ये लोग वापस मुंबई पहुंच गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। और फिर मैथ्यू भी कोची लौट गया अपने पोस्टिंग पर। इसी बीच नीरज का फोन रिंग हुआ। उसका एक फ्रेंड का कॉल आया था। मारिया ने गलती से उठा लिया और बोला, नीरज घर गया है, फोन भूल गया है मेरे पास। यह एक क्लू बन गया जो बाद में इन्वेस्टिगेशन में बहुत काम आए, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और हाँ, मर्डर के बाद 13 दिनों में मैथ्यू ने मारिया को 1000 से ज्यादा कॉल्स किए, पैनिक होकर। अब 7 मई की सुबह से नीरज मिसिंग था। उसने अपने किसी फ्रेंड्स को भी कॉल नहीं किया था, ऑफिस भी नहीं पहुंचा था। तो नीरज के एक फ्रेंड को मारिया ने बताया कि नीरज का फोन उसके पास ही छूट गया था जब वो उसके घर आया था हाउस शिफ्टिंग कराने के लिए। उसके बाद वो किसी पार्टी में निकल गया था अंधेरी, फिर वो लौटा ही नहीं। तो नीरज का फ्रेंड मारिया के घर गया नीरज का फोन लाने के लिए। तो उससे शक हुआ क्योंकि मारिया नॉर्मल नहीं दिख रही थी, वो बहुत नर्वस थी। फिर नीरज के फैमिली को भी पता चला कि उनका बेटा मिसिंग है, क्योंकि नीरज के पापा अमरनाथ ने कानपुर से नीरज को बहुत सारे कॉल्स किए थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। फिर 12 मई को मारिया खुद पुलिस के पास गई और रिपोर्ट लिखवाई कि नीरज मिसिंग है। लास्ट आई सॉ हिम ऑन 6/9। ये एक्टिंग थी पुलिस को भटकाने के लिए। पुलिस ने भी मिसिंग रिपोर्ट फाइल, लेकिन क्राइम ब्रांच ने इस केस को हैंडल किया। नीरज के पेरेंट्स भी शॉक्ड थे। नीरज उनका अकेला बेटा था। मीडिया में यह केस छाया, टीवी और न्यूज़पेपर में हेडलाइंस छपी, टीवी एग्जीक्यूटिव मिसिंग, अफेयर्स एंगल क्वेश्चन मार्क। मुंबई पुलिस स्पेशली क्राइम ब्रांच ने काम शुरू किया। पहला क्लू मिला नीरज का फोन लोकेशन, जो मैनोर एरिया का सिग्नल दिखा रहा था जिस दिन ये लोग बॉडी को ठिकाने लगाने गए थे। दूसरा क्लू जो मिला, जो कार इन्होंने बोरो की थी अपने नेबर से, किरण श्रेयस ने इसको कंफर्म किया। उसने बोला, मैंने कार तो शॉपिंग के लिए दी थी, लेकिन ये लोग दादर नहीं मैनोर गए और बॉडी को ठिकाना वहीं लगाया। तीसरा क्लू ये मिला कि सिक्योरिटी गार्ड का स्टेटमेंट, जिसने बताया, मैंने हेवी बैग्स देखे थे इनको कार की डिक्की में रखते हुए, पर मुझे नहीं पता था कि इसमें लाश है। मुझे लगा कि कोई शॉपिंग का सामान होगा। चौथा क्लू कॉल रिकॉर्ड्स। मैथ्यू ने 1000 से ज्यादा कॉल्स किए थे मारिया को, और वह कोची से मुंबई कब आया इसका रिकॉर्ड्स भी जब चेक किया गया नेवी रिकॉर्ड्स में, तो डेट निकली 6 की रात जिस दिन मर्डर हुआ था। अब इतने सारे सबूत थे इन दोनों के खिलाफ, जिससे बचना मुश्किल था। फिर पुलिस ने सख्ती दिखाई तो मारिया ब्रेकडाउन हुई और उसने कन्फेस किया, मैथ्यू ने नीरज को मारा है, बस मैंने बॉडी डिस्पोज करने में मदद की। 22 मई 2008 को दोनों अरेस्ट हुए। मैथ्यू ने भी कन्फेस किया, स्पर ऑफ मोमेंट और जेलसी में मैं खो गया था और मैंने उसको अपने फियांसे के बेडरूम में देखा, तो हीट ऑफ द मोमेंट में आकर मैंने उसकी जान ले ली। फिर एविडेंस कलेक्ट हुए। चाकू जो कचरे से रिकवर हुई थी, जिससे हत्या हुई थी 25 मई को। ब्लड स्टेन्स मिले वॉल पे, जो वॉल रिपेंट हुई थी उसके नीचे। पेट्रोल रिसिप्ट्स मिले जो इन्होंने लाश जलाने के लिए खरीदे थे। बैग्स के पीसेस मिले जंगल से। फॉरेंसिक टीम ने जंगल जाके सारे एविडेंस को इकट्ठा किया। ओवरऑल एक सॉलिड केस बना। फिर ट्रायल शुरू हुए 2010 में मुंबई सेशंस कोर्ट में जज MW चंदवानी के अंदर। चार्जेस लगे मर्डर सेक्शन 302 आईपीसी मैथ्यू पर और कॉन्स्पिरेसी डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस सेक्शन 201 दोनों पर मैथ्यू और मारिया को। प्रोसिक्यूशन ने आर्गुमेंट दिया कि यह प्री प्लान मर्डर था, बॉडी चॉपिंग प्रूव्स करती है इंटेंट को। डिफेंस ने आर्गुमेंट दिया कि स्पर ऑफ द मोमेंट था, प्रोवोकेशन, फियांसे को स्ट्रेंजर के साथ देखा जिससे कंट्रोल लॉस्ट हुआ और हीट ऑफ द मोमेंट में मर्डर हो गया। मर्डर करने का कोई मोटिव नहीं था। फिर विटनेसेस थे, फ्रेंड्स, फैमिली, सिक्योरिटी गार्ड, किरण श्रेयस। एविडेंस था कॉल लॉग्स, रिसिप्ट्स, फॉरेंसिक्स रिपोर्ट्स, DNA ऑन क्लोज। फिर ट्रायल चला 1 साल तक। आर्गुमेंट्स इंटेंस हुई दोनों की तरफ से। फिर 1 जुलाई 2011 को कोर्ट का वर्डिक्ट आया, जिसमें मैथ्यू को गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर सेक्शन 304 पार्ट 1 के तहत 10 साल की सजा हुई, प्लस 3 साल एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए सजा सुनाई गई। ये मर्डर का मोटिव प्रूव नहीं हुआ और मारिया को मर्डर से एक्विट कर दिया गया, क्योंकि मर्डर उसने नहीं किया था और गिल्टी सिर्फ एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए हुई। और उसको सजा हुई 3 साल की, जो उसने ऑलरेडी अंडर ट्रायल टाइम में जेल में ही रहकर बिता लिया था। प्लस दोनों को 50,000 की फाइन भी हुई। प्रोसिक्यूशन ने हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन फैसला सेम रहा। इससे नीरज के पापा अमरनाथ डिसअपॉइंट हो गए और उन्होंने कहा, हमारा गिनी अब वापस नहीं आएगा। फैमिली ने अपील किया सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन नो चेंज, फैसला वही रहा।
तो ये थी नीरज ग्रोवर मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी की कैसे एक लव ट्रायंगल ने उसकी जान ले ली, जो कितना मासूम था, हेल्पिंग नेचर का था और सपना देख रहा था बॉलीवुड में एक एस्टेब्लिश एक्टर बनने का। तो दोस्तों आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं कल किसी और स्टोरी में एक अनटोल्ड ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।